हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसपे हम फिजिक्स के साथ साथ अब केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। और आज की हमारी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने लास्ट टर्न पे कंप्लीट की थी अपनी फर्स्ट यूनिट कौन सी थी हमारी, ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें हमने पढ़ी थी 7 चीजें। 6 तो हमारे क्या थे, कॉम्प्लेक्सेस थे, और 7 जो हमने अलग पढ़ा था वो क्या था, हमारी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। मैं आपको एक बार दिखा देती हूं। तो ये थी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट क्या थी हमारी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन सीरीज। ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमाइल क्लोराइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जैसे टॉपिक्स, ये डिफरेंट क्या पढ़े थे, कंपाउंड्स पढ़े थे। और एक क्या पढ़ा था हमने इसमें, जनरल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारी 13 to 14 के करीब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज किसकी, डी ब्लॉक की। क्या पढ़ी थी, डी ब्लॉक की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, ट्रांजिशन क्या होता था ये पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कंपाउंड। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पेपर अपलोड किया हुआ है पूरा, आप वहां से इसको एक बार चेक कर लीजिए अगर आप चाहें तो। वैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो हमारी सेकेंड यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप कह सकते हैं, इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सॉल्ट हो गया, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, EAN रूल, वर्नर्स थ्योरी और आइसोमेरिज्म जैसे हमारे डिफरेंट फेजेस के लिए हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके। अगर आपके देखो कुछ भी टॉपिक रह जाता है, आप यूनिट वाइज मत चलिए, आप अपने टॉपिक्स नोट करते चलिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक रह जाता है तो आप हमसे बता देना, हम वो टॉपिक करा देंगे। लेकिन पहले हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट, और फर्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे साल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताइए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है। देखो, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन साल्ट की बारे में जो बताती है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन साल्ट्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। किसके बारे में बताती है, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स साल्ट्स के बारे में बताती है, उसको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इसमें साल्ट क्या होता है, साल्ट जो हमारा एसिड और बेस, देखो इस तरीके से देखो क्या होता है, एक एसिड और बेस। जब हमारा एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड होता है बेस से, जब हमारा बेस होता है एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, तब हमारा एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। और जो हम न्यूट्रल कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, साल्ट कहते हैं। और जब ये साल्ट होता है, जब हमारी जो रिएक्शन हो रही है, एसिड क्या हो रहा है हमारा, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो हमारी ये जो रिएक्शन होती है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है हमारी, इसमें क्या एक मोल एसिड को एक मोल बेस के साथ न्यूट्रलाइज करने पर जो हमारी क्या हीट रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये कितनी होती है, ये होती है हमारी 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। एसिड को बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने पर जो हमारी हीट रिलीज होती है, इनकी रिएक्शन कैसे, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारी हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये किसके इक्वल होती है, 13.7
7 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल होती है। तो ये तो चीज हो गई हमारी साल्ट क्या होता है, इसमें से हीट कितनी रिलीज होती है। अब देखो जो हमारे साल्ट होते हैं ये भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साल्ट करेंगे। तो साल्ट की डेफिनेशन लिखिए, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या लिख करेंगे हम, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा साल्ट, फिर हम इसमें क्या करेंगे लिगेंड करेंगे, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, साल्ट स्टार्ट कर रहे हैं। साल्ट क्या होता है अभी बताया, when an acid is completely neutralized by a base then it will form neutral compound। क्या करता है, देखो न्यूट्रलाइज हो रहा है, एसिड ही न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, न्यूट्रल ही तो बनेगा। जब कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसको क्या कहते हैं, साल्ट ही तो कहेंगे। तो यही लिखना है इसमें, लिखो इसमें क्या लिखेंगे, when an acid is completely neutralized by a base एसिड क्या हो रहा है, बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, न्यूट्रलाइज होगा देन इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड, देन इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड। तब क्या करेगा, एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेगा जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड बना लेगा विच इज नोन एज साल्ट, उसको क्या कहते हैं, विच इज नोन एज साल्ट। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, एसिड और बेस, एसिड को न्यूट्रलाइज बेस से करने वाली जो रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले क्या करेंगे अब इसमें हम एसिड लेंगे और बेस लेंगे, एसिड को क्या करेंगे हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे और फिर क्या बना लेंगे हम, न्यूट्रल कंपाउंड विच इज नोन एज साल्ट। रिएक्शन देखिए, HCl ले लीजिए, HCl क्या हो जाएगा हमारा, एसिड हो जाएगा, HCl एसिड हो जाएगा। बेस मिलाइए, बेस यहां पे NaOH ले लीजिए। अब क्या होगा इसमें, अब हमारा एसिड जो होगा बेस के साथ न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। क्या होगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये हमारा Cl Na के साथ चला जाएगा और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं, साल्ट। क्या हो जाएगा ये NaCl, और रेस्ट क्या बचा हमारे यहाँ पे, एक तो H बचा और ये OH बचा, ये हमारा कंबाइन होके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा एसिड, ये हो गया साल्ट। एसिड क्या किया, बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज करके क्या बना लिया, एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लिया विच इज नोन एज साल्ट। ये क्या हो गया हमारा एसिड, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हमारा साल्ट या न्यूट्रल कंपाउंड। और ये क्या हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है H2O, क्या होता है वाटर। तो ये चीज क्लियर हो गई। एसिड
बेस क्या होंगे, बनाएंगे क्या, साल्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करके। एक रिएक्शन और देखिए इसमें, दूसरा एसिड ले लीजिए H2SO4 ले लीजिए, दूसरे बेस NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एसिड जो होगा हमारा बेस के साथ क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा तो हमारा साल्ट बनाएगा Na2SO4। लेकिन उसके लिए हमें क्या लेना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करनी होगी। रिएक्शन के क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए बेस के, तो यहां से क्या हो जाएगा, Na2SO4 Na2SO4 क्या बन जाएगा, यहां से ये साल्ट बन जाएगा। और यहां पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 तो H है, 2OH है, 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे यहां से वाटर के, किसके, वाटर के। तो यहां से ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा एसिड, ये हो गया बेस। जब एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट। और जो हमारी 1 मोल एसिड को 1 मोल बेस के साथ न्यूट्रलाइज करने पर जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और वो किसके इक्वल होती है, 1.7 किलो कैलोरी पर मोल। वो भी लिखेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। आगे लिखो, इसमें आगे क्या लिखना है, द हीट रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें लिखिए, द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन during complete neutralization of 1 mole of strong acid one mole of strong acid with 1 mole of strong base, with 1 mole of strong base क्या कहते हैं, उस हीट को is known as heat of neutralization, is known as heat of न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जो किसके इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, एंड इट इज 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या हो गई, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड को 1 मोल बेस के साथ न्यूट्रलाइज करने पर जो हमारी हीट रिलीज होती है वो होती है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये क्या हो गया, ये हमारा साल्ट हो गया। अब साल्ट को भी हमने अभी बताया था आपको पहले, साल्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है डबल सॉल्ट होता है, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब कंफ्यूज मत होइए, देखिए डबल सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो डबल सॉल्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जिन सॉल्ट में, वे सॉल्ट जिसमें 2 डिफरेंट सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, पर एक फिक्स रेशो में। कैसे रेशो में, एक फिक्स रेशो में 2 डिफरेंट सिंपल सॉल्ट, ध्यान रखना 2 डिफरेंट, बार बार बोल रही हूं 2 डिफरेंट
सिंपल सॉल्ट, फिक्स रेशो में, कैसे रेशो में? फिक्स रेशो में। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं डबल सॉल्ट। टू डिफरेंट हो गए, सिंपल सॉल्ट हो गए, टू डिफरेंट डबल सिंपल सॉल्ट, टू डिफरेंट सिंपल सॉल्ट फिक्स रेशो में जिनमें प्रेजेंट होते हैं। कैसी फॉर्म में? एक बात नोट करना, जो डबल सॉल्ट होता है ये हमारा एक्वस या वेपर फॉर्म में बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक्वस या वेपर में, एक्वस या वेपर में, वेपर, वाष्प। वे सॉल्ट जिनमें दो डिफरेंट सिंपल सॉल्ट मिक्स होते हैं फिक्स रेशो में और एक्वस या वेपर फॉर्म में, उनको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। अब इन सॉल्ट में ये कैसी फॉर्म में? वेपर और एक्वस फॉर्म में। तो इन सॉल्ट में हमारा वाटर मॉलिक्यूल जरूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये कैसी फॉर्म में बनते हैं? ये हमारे प्रिपेयर होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कैसे फॉर्म में प्रिपेयर होते हैं? एक्वस में। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जरूर होता है। किनमें? डबल सॉल्ट में। डबल सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल जरूर होता है। क्या जरूर होता है? वाटर मॉलिक्यूल। ये जो हमारे सॉल्ट होते हैं, कौन से? डबल सॉल्ट होते हैं, ये हमारे स्टेबल होते हैं। कैसी स्टेट में स्टेबल होते हैं? ये हमारे सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। लेकिन जब हम इन सॉल्ट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं या एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं। कैसी? एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये हमारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जब ये हमारे आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे तो इसमें आयंस की क्या होगी? आइडेंटिटी वैसी की वैसी रहेगी। आयंस जो होंगे हमारे इसमें आइडेंटिटी अपनी लूज नहीं करते। जब हम इन सॉल्ट को, डबल सॉल्ट को गर्म करते हैं या एक्वस फॉर्म में लेते हैं, तो इनके आयंस जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, ये अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये हमारे डिसोसिएट हो जाते हैं। किसमें? आयंस में। तो ये चीज क्लियर हो गई। डबल सॉल्ट कौन से होते हैं? वे सॉल्ट जिसमें दो डिफरेंट सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट होते, मिक्स किए जाते हैं, दो अलग अलग सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। लेकिन रेशो कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। और फॉर्म कैसी होनी चाहिए? एक्वस या वेपर फॉर्म होनी चाहिए। कैसी? एक्वस या वेपर फॉर्म होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, आप पहले इसको नोट कीजिए, इसमें आगे लिखेंगे हम डबल सॉल्ट। सॉल्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सॉल्ट को हमारे टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट लिखिए। डबल साल्ट। डबल साल्ट में क्या लिखेंगे? द साल्ट इन विच टू डिफरेंट सिंपल साल्ट, the salts in which the salt in which two different simple salt, two different simple salt are mixed. The salts in which two different simple salts are mixed in a fixed ratio. कैसे में होते हैं? फिक्स रेशो में। इन ए फिक्स रेशो। पर फॉर्म कैसी लेते हैं हम? इसमें फॉर्म लेते हैं हम इसमें एक्वस या वेपर फॉर्म। तो इसमें क्या लिखेंगे? इन एक्वस, इन एक्वस और वेपर फॉर्म। तो इनको तो क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम साल्ट।
these salts are known as double salt. तो ऐसे salts को हम क्या कहते हैं? These salts are known as double salt. ऐसे साल्ट को क्या कहते हैं? डबल साल्ट। और अब इसमें क्या बताएंगे हम? इसमें बताएंगे अब हम कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जरूर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर मॉलिक्यूल। इन दी सॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देयर क्रिस्टल बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें लिखेंगे आगे इन दीज साल्ट्स, इन दीज साल्ट्स water molecule is also present in their crystal. Water molecule is also present in their crystal because they are prepared in the aqueous solution. Because इसमें आगे लिखिए because they are prepared in aqueous solution. Aqueous solution. तो ये चीज क्लियर हो गई। हमारे कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? डबल सॉल्ट कौन से होते हैं? डबल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें टू डिफरेंट सिंपल सॉल्ट एक फिक्स रेशियो में और एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस फॉर्म में मिक्स किए जाते हैं, उनको तो बोलते हैं हम डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल जरूर प्रेजेंट होता है। वाटर मॉलिक्यूल क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि ये हमारी इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है और कैसी फॉर्म में होते हैं। तो इसमें आगे लिखिए these salts are stable in solid state. इसमें आगे लिखेंगे हम these salt are stable, these salts are stable in solid state. कैसी स्टेट में स्टेबल होते हैं? सॉलिड स्टेट में। these salts are stable in solid state. सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, बट गर्म करने पर या एक्वस फॉर्म में ये कैसे हो जाते हैं? आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। बट ऑन हीटिंग गर्म करने पर क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। बट ऑन हीटिंग और इन एक्वस फॉर्म क्या हो जाएगा? दे विल डिसोसिएट। They will dissociate into their ions. क्या किसमें डिसोसिएट हो जाएंगे? आयंस में। into their ions. किसमें डिसोसिएट हो जाते हैं? आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स दैट डबल सॉल्ट आयंस विल रिटेन देयर आइडेंटिटी। इट मीन्स that in double salt ions will retain their identity. तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। कैसी स्टेट में स्टेबल होते हैं? सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, लेकिन जब हम इनको गर्म करते हैं या एक्वस फॉर्म में लेते हैं
तो ये हमारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और जब ये हमारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो डबल सॉल्ट में हमारे आयंस होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। हम उनको अगर गर्म कर देंगे या फिर एक्वस फॉर्म में ले लेंगे तो उनमें आयंस बन जाएंगे, आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल देखिए डबल सॉल्ट के लिए। इसमें आप मोहर साल्ट ले लीजिए एज अ एग्जाम्पल। क्या ले लें, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट क्या होता है, मोहर साल्ट होता है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O। क्या होता है, मोहर साल्ट ये होता है FeSO4 NH4 का ट्वाइस FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O SO4 6H2O। ये क्या होता है हमारा मोहर साल्ट। इसको क्या कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। सल्फेट तो अब क्या करेंगे हम, अब इस साल्ट को हम गरम करेंगे या कैसी फॉर्म में लेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे। तो इसको गरम कीजिए या कैसी फॉर्म में ले लीजिए, एक्वस फॉर्म में ले लीजिए। जब हम डबल साल्ट को गरम करेंगे या एक्वस फॉर्म में ले लेंगे तो क्या होगा, उसमें आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा हमारा साल्ट। आयंस में कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, Fe अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा और हमारा NH4 अलग हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Fe+2। क्या बचा फिर हमारे यहां से, SO4-2 प्लस SO4-2। फिर क्या बचा यहां से हमारा, NH4 का ट्वाइस। क्या बचा, NH4 का ट्वाइस। NH4 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2NH4 प्लस 2NH4 प्लस, ये हो जाएगा 2NH4 प्लस। और फिर क्या बचा एक हमारा इसमें, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को तो चाहे डिसोसिएट मत भी कीजिए, अगर आप इसको आयंस में डिसोसिएट करेंगे तो आपको पता है किसमें होगा, 6H प्लस और 6OH माइनस, इसमें डिसोसिएट हो जाता है ये। तो अब इसमें एक ये वाला भी तो बचा, प्लस SO4 माइनस। अब देखो यहां से SO4 एक माइनस ये रहा, SO4 एक माइनस ये रहा, तो आप इसको 2SO4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2SO4। एक बार फिर से देख लीजिए हमने आयंस में कैसे डिसोसिएट किया है इसको। एक बार फिर से देखो, जो हमारा FeSO4 है ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Fe+2 और SO4-2 में। Fe+2 और SO4-2 में। फिर क्या आया हमारे यहाँ पे, NH4 आया। इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 है, NH4 प्लस क्या हो जाएगा, NH4 प्लस। फिर उसके बाद हमारा किसमें क्या डिसोसिएट होगा, हमारा SO4 डिसोसिएट होगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस SO4-2, SO4-2। और फिर क्या बचा हमारा, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को चाहे तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, वरना अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो किसमें करेंगे, 6H और OH माइनस प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 6H2O। अब इसमें देखो SO4-2 ये रहा, SO4-2 ये रहा, आप इसको कंबाइन कर सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2SO4। क्या हो जाएगा, 2SO4-2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मोहर साल्ट। अब मोहर साल्ट में हमारा देखो, इसमें हमने क्या किया, गर्म किया एक्वस सॉल्यूशन में, या एक्वस सॉल्यूशन में ले लीजिए। तो हमारा ये आयंस में ब्रेक हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब डबल सॉल्ट में आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं।
तो अब आप इसमें एक एग्जाम्पल और करके देखिएगा। आप पोटाश एलम ले लीजिए। पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 224H2O। आप इसका एक बार क्या आयंस बना के देखिए कैसे बनेंगे, एक्वस या गर्म करने पर। कैसा सॉल्यूशन है ये, कैसा साल्ट है ये है हमारा डबल साल्ट। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे आगे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसमें पहला तो हमने पढ़ लिया डबल साल्ट, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कॉम्प्लेक्स साल्ट। और कॉम्प्लेक्स साल्ट भी हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? कॉम्प्लेक्स साल्ट भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। क्या होता है? जटिल। अब जटिल क्या होता है? जब हमारा क्या सॉल्ट में एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट, लेकिन कैसी? हाईली स्टेबल। क्या होते हैं? हाईली स्टेबल। कैसी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में लिया जाता है, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? अब आप मान लीजिए आपको कोई फोन लेना है, नया फोन लेना है घर पे, और आपको फैमिली वाले अगर मनाए कि ये बोले कि इसी से काम चला ले, अगर वो आपको गर्म कर ले या डांट ले या कुछ भी मना ले किसी भी तरीके से, आप नहीं मानते हो, आप क्या हो जाते हो? ढीठ हो जाते हो। क्या हो जाते हो? कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरीके से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट। अगर आप इसको गर्म कर लीजिए या एक्वस सॉल्यूशन में ले लीजिए, ये हमारा डिसोसिएट नहीं होता है। क्या होता है? डिसोसिएट नहीं होता है। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वे होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट जो सॉलिड और एक्वस दोनों सॉल्यूशन में हाईली स्टेबल होते हैं, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं हमारे एक डब्बे में बंद होते हैं। ये डब्बा सा होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, या इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, तो इसी वजह से हम इनको कोऑर्डिनेशन साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन साल्ट। और अभी क्या बताया? इनको या तो गर्म कर लीजिए या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डाल दीजिए, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। किस में डिसोसिएट नहीं होंगे? आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इनके आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। इनके आयंस क्या होंगे? अपनी आइडेंटिटी नहीं बना के रख पाएंगे। और ये तो बात होगी कॉम्प्लेक्स साल्ट की। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं? जो हमारे कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। कौन सा? न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। कैसे? न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स साल्ट ही करेंगे, बाद में इसके पार्ट्स पे चलेंगे। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा? सेकंड पॉइंट होगा इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन साल्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैं नोट कर देती हूं। तो अब देखिए इसमें आगे ये क्या होगी? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। द साल्ट्स हैविंग वन और मोर देन वन कंपोनेंट बट हाईली स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म। वे साल्ट जिनमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट हो बट कैसी? हाईली स्टेबल हो। कैसी कैसी फॉर्म में? सॉलिड, और सॉलिड के साथ साथ एक्वस फॉर्म में भी। उन्हें क्या कहते हैं? आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या बोलते हैं? आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स साल्ट। दीज साल्ट्स आर सराउंडेड बाय कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। These salts are surrounded by coordination sphere, so
कॉम्प्लेक्स साल्ट्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन साल्ट। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स साल्ट्स को क्या भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन साल्ट। दे कैन नॉट बी आयनाइज्ड इनटू आयंस ऑन हीटिंग और इन एक्वस फॉर्म। जब हम इनको गर्म करते हैं या एक्वस फॉर्म में डालते हैं तो ये आयनाइज नहीं होते हैं, आयनाइज नहीं होते, सो देयर आयंस विल लूज देयर आइडेंटिटी। के आयंस क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ही खो देते हैं, और दे विल पार्टिसिपेट एज अ होल यूनिट। जब इनमें आयंस में ब्रेक नहीं होते तो ये क्या होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं ये पूरी एक यूनिट की तरह पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए। इसमें क्या करेंगे हम ये बताएंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन साल्ट है ये होल यूनिट की तरह कैसे पार्टिसिपेट करता है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, मैं ले रही हूँ K4FeCN6। इसमें देखिए पहले क्या करना है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है किसके अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। तो इसमें क्या लेंगे, K4FeCN6 ले लीजिए। ये हो गया K4FeCN6। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन साल्ट। तो हमारा ये एक पूरी यूनिट की तरह पार्टिसिपेट करेगा। कैसे पार्टिसिपेट करेगा, पूरी यूनिट की तरह पार्टिसिपेट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करके दिखाएंगे या एक्वस फॉर्म में ले लेंगे। करके दिखाइए इसको, या तो गर्म कीजिए या कैसी फॉर्म में ले लीजिए, एक्वस फॉर्म में ले लीजिए। तो हमारा क्या होगा, ये तो अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारा कैसा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो ये हमारा अलग अलग हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट एक पूरी यूनिट की तरह पार्टिसिपेट करेगा। कैसे पार्टिसिपेट करेगा, पूरी यूनिट की तरह। तो यहाँ पे क्या है, K4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4K प्लस, और बचा हुआ क्या हमारा, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट हमारा एज इट इज आ जाएगा। क्या आएगा, FeCN6, क्या है यहाँ पे 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -4। कितना आ जाएगा, -4। तो यहां से क्या हुआ, हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसी स्टेट में हो गया, पूरी एक होल यूनिट की तरह पार्टिसिपेट करेगा। कैसे पार्टिसिपेट करेगा, पूरी यूनिट की तरह पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें बताएंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसी स्टेट में प्रेजेंट होता है। स्टेट मतलब हमारा न्यूट्रल है, कैटायनिक है या एनायनिक है। अब हम इसमें आगे ये देखेंगे। तो अब आप सबको पता है न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब चार्ज नहीं है। कैटायंस क्या हो गया, कैटायंस हो गया हमारा पॉजिटिव, जिसपे कॉम्प्लेक्स पे हमारा कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। और इसी के जस्ट अपोजिट एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज हो। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके पार्ट्स करेंगे। इसमें आगे लिखिए, आगे क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट्स विल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। किसके बेसिस पर, उनकी नेचर, न्यूट्रल है, कैटायन है या एनायन है। तो इसमें लिखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसे डिवाइड किए जाते हैं, विल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Complex salts well divided into 3 parts. On the basis of their nature. On the basis of their nature. कौन कौन सी होती है, न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। तो सबसे पहली क्या हो जाएगी इसमें, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैसा हो, अगर न्यूट्रल हो दैट मीन्स उस पे कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, the complex in which coordination sphere does not have any charge.
द कॉम्प्लेक्स इन विच, इसमें लिखिए द कॉम्प्लेक्स इन विच the complex in which coordination sphere the complex in which coordination sphere doesn't have any charge. किसी भी तरह का उस पे चार्ज ना हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स इसमें एग्जाम्पल लिखिए, एज अ एग्जाम्पल आप इसमें लिखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए लेकिन उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए। लिखिए इसमें NiCO का 4 लिख लीजिए, NiCO का होल 4। कैसे में लिखना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कैसे में लिखना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखना है। तो यही तो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है। और इस पे चार्ज देखो, क्या इस पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस पे कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ये कैसा है? हमारा न्यूट्रल है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। FeCO5, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ ही लिख लीजिए। और भी लिख लीजिए, Cr का लिख लीजिए, CrCO6। ये क्या हो गए हमारे? कॉम्प्लेक्स। कैसे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या हो गए? न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद अब कैसे करेंगे? कैटायनिक, दैट मीन्स हमारे कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। इसमें सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा हो अगर हमारा? कैटायनिक हो। कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होने के लिए द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज। द कॉम्प्लेक्सेस in which the complex in which coordination sphere have positive charge. कैसा चार्ज हो? उस पे पॉजिटिव चार्ज हो। हैव पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल लिखिए इसमें। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्सेस जिन पे कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां पे कैसे चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल Hg का ले लीजिए। Hg NH3 का 4+2, ये कैसा हो गया? इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया हमारा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसा हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें क्या देखेंगे हम? इसमें एनायनिक देखेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। थर्ड क्या होगा इसमें? थर्ड होगा इसमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड लिखिए एनायनिक। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या आएंगे? नेगेटिव चार्ज आएगा। द कॉम्प्लेक्स इन विच कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। द कॉम्प्लेक्स in which coordination sphere कैसा चार्ज हो?
नेगेटिव चार्ज हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव नेगेटिव चार्ज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव नेगेटिव चार्ज। उनको क्या बोलते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसे चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। एग्जांपल देखिए इसमें, एग्जाम्पल अभी जब हमने पीछे क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले कॉम्प्लेक्स साल्ट किया था, उसमें एग्जाम्पल्स किए थे। उसमें एक एग्जाम्पल किया था हमने K4FeCN6, उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसे चार्ज आ रहा था? -4 चार्ज आ रहा था। तो वो किस में लिखा जा सकता है? वो हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखा जा सकता है। इसमें लिखिए एज एग्जाम्पल FeCN6, चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस, नेगेटिव चार्ज। और दूसरा COF6 ले लीजिए, -3, कैसा आ जाएगा? -3 चार्ज आ जाएगा। और एक एग्जांपल और ले लीजिए NiCO4, NiCN का 4, CN का 4, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? -2। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे तीनों कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या किया हमने? साल्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है हमारा? साल्ट कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें लिगेंड्स, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या होते हैं लिगेंड्स। फिर हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग नेचर पे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।